अब लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लैंस ब्लू मूनलाइट गिल्ड के लीडर को भड़का देता और अब वो जाता है सीधा रेमंड के क्लिनिक पर। वहां पर जाकर वो रेमंड को और हैंसन को दोनों को डराता है कि तुमने अगर लोगों के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। अब आगे अब वो दोनों वहां पर डर जाते और रेमंड कहता है कि भाई मैंने पैसे भी नहीं कमाए, मुझे जाने दे। लेकिन उसके बाद वो उसकी तरफ देखते हैं, थोड़े से शांत होते हैं और तभी अचानक वहां पर एक आदमी आता और कहता है कि कैनेसिर सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या सर रेमंड ने कुछ गलत किया है? और वो बताता है कि ये यहाँ पर लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, बे रीजन के भोले भाले लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है क्योंकि वो गरीब हैं। अब ये सुनकर रेमंड भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जो आदमी वहां पर आया होता है वो भी कहता है कि क्या? उसके साथ एक औरत होती है, वो कहती है कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स। और तरफ कैनेसिर उन दोनों की तरफ उंगली पॉइंट करता और कहता है कि ये दोनों अपने कल्टिश ट्रीटमेंट मेथड यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये यहाँ पर स्लम्स में आए ही इसीलिए हैं ताकि लोगों को बेवकूफ बना सके। और उस सबको वहां से बाहर जाने के लिए कहता है कि अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन रेमंड तभी कहता है कि ये बात सच नहीं है। अब उसकी स्किल एक्टिवेट होती है जहां पर वो डिफिकल्ट पेशेंट से डील कर सके। उसका हार्ट ऑफ स्टील एक्टिवेट होता है और अब उससे बात करने लग जाता है और वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रेमंड को पता होता है कि उसकी सिस्टम विंडो ने उसे नोटिफाई कर दिया है कि ये एक रूड पेशेंट है, लेकिन ये पेशेंट तो है। और इस केस में रेमंड उसे अकॉर्डिंगली फॉलो करता है और वो कहता है कि मेरे मेथड्स किंग ने खुद रिकॉग्नाइज किए थे, उन्हें मेरे मेथड्स पर यकीन था और ये एक ऑफिशियल मेथड है। और तो और मैं हीलिंग टावर ऑफ मैजिक से सर्टिफाइड भी हूं, मैं यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूं। और उसके सामने जाकर बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ के जो इलीगल हीलर्स हैं वो मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पर लोगों का इलाज बहुत ही सस्ते में करता हूँ जिससे उनका बिजनेस खराब हो रहा है। और फिर वो सोचने लग जाता है कि यार ये कह तो सही रहा है, उस घटिया उस लैंस ने मुझसे इतने सारे पैसे लिए थे और तो लोगों को बुली भी करता था, उसने ब्लू मून गिल्ड के भी बहुत सारे पैसे लिए थे। और फिर वो गुस्सा हो जाते हैं, क्या उसने मुझे बेवकूफ बनाया? और रेमंड को कहता है कि आई थिंक यहाँ पर कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं एक बार कंफर्म करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आता हूँ। लेकिन रेमंड उसे जाने से रोकता और कहती है अरे एक मिनट रुको। वो कहता है क्या हुआ? रेमंड उसे कहता है कि अब जब आप यहाँ पर आ ही गए हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है तो क्यों ना एक छोटी सी बात कर ली जाए। अब रेमंड को लग रहा था कि भाई ये ब्लू मून गिल्ड का लीडर है तो इसके पास तो पैसे होंगे और फाइनली एक तो ऐसा पेशेंट आया जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं तो वो शायद उससे पैसे कमा सके। उससे पूछता है कि क्या आपको कहीं भी कोई दर्द महसूस हो रहा है, क्या आप थोड़े भी अनवेल हो, चाहे वो छोटी सी भी चीज हो आप मुझे बता सकते हैं, चाहे छोटा सा डिस्कम्फर्ट हो। और तो वो कहता है कि कोई ऐसी बीमारी हो जो बाकी सारे हीलर्स ने कहा हो कि वो ठीक नहीं हो सकती, आप बिल्कुल आराम से मुझे सब कुछ बता सकते हैं। और वो कहता है कि मुझे ट्रीटमेंट तो मिला था लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि बार बार वापस आ जाती है, मैंने उसका इलाज भी करवाया लेकिन फिर वही हो जाता है। और रेमंड कहता है कि मुझे पता था, मतलब वो मन में कहता है। और उसके बाद पूछता है कि वो क्या बीमारी है और वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहता है उसे पाइल्स है, हगते वक्त खून आता है। और रेमंड कहता है कि ओह, और उसे बताता है कि तुम्हें हेमरोइड्स है। अब उसके बाद भी कैंसर बताता है कि जब भी मैं सुबह जाता हूँ तो मुझे दर्द होता है और उस टाइम पर थोड़ा दर्द बढ़ जाता है और जब भी मैंने लैंस को पैसे दिए थे इलाज करने के लिए वो थोड़ी देर के लिए दर्द जाता है लेकिन दोबारा वापस आ जाता था। और रेमंड उसे कहता है कि ये दर्द परमानेंटली तब जाएगा जब तुम इसके रूट कॉज को ट्रीट करोगे और मैं ये ट्रीट कर सकता हूँ। और वो एकदम से एक्साइटेड हो जाता है, क्या तुम इसमें सच में ट्रीट कर सकते हो? और रेमंड कहता है कि हाँ, इसमें बस एक सिंपल सी सर्जरी होगी और मैं आपकी हेल्प करूंगा जिससे मैं इसे ट्रीट कर सकूं और ये दोबारा कभी वापस ना आए। और कैंसर सोचता है कि एक सर्जरी ये क्या होती है और वो मन ही मन सोच रहा होता है क्या ये मुझ पर कोई इलीगल एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर वो सोचता है कि यार लैंस को मैंने इतने पैसे दिए जब भी मुझे दर्द होता है लेकिन रूट कॉज कभी भी ट्रीट हुआ ही नहीं, अगर ये सच में पॉसिबल है कि ये दर्द कभी भी वापस नहीं आएगा तो रिस्क लेना बनता है। इसीलिए वो रेमंड को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद वो सर्जरी के लिए प्रिपेयर करते हैं और रेमंड उसे समझाता है कि ये ग्रेड 3 इंटरनल हेमरोइड है और वो सोचता है कि अगर बस हेमरोइड टिश्यू को हटाना है तो मैं बहुत आसानी से इस सर्जरी को हैंडल कर सकता हूं। उसके बाद वो डायग्नोसिस शुरू करता है, सर्जरी को शुरू करता है। वो निम्बल हैंड्स एक्टिवेट करता है ताकि उसके हाथ बिल्कुल प्रिसाइज रहें। हर्ब्स और कुछ एनेस्थीसिया यूज करने के बाद वो हेमरोइड को हटा देता है और जो ब्लड वेसल थी उसे टाई कर देता है और अब वहां पर स्टिचेस लगाना शुरू करता है। सबसे पहले वो वहां पर बहुत ही ध्यान से सब कुछ करता है और उसके साथ साथ हैंसन को भी सब कुछ बता रहा होता है कि 3 o'clock यहाँ पर इसे कट करना है, 7 o'clock यहाँ पर
यहाँ पर, और उसके बाद नोटिफिकेशन आती है कि तुमने सर्जरी कंप्लीट कर ली है, ये क्वेस्ट कंप्लीट हो गई है, बोनस लेवल मिल गया है, बोनस पॉइंट्स मिल गए हैं। और रेमंड बहुत ज्यादा खुश होता है कि फाइनली मैंने कर दिया। रेमंड उसकी तरफ देखता है और कहता है कि सर्जरी कंप्लीट हो गई है, और वो कहता है कि इतनी जल्दी। रेमंड उसे समझाता है कि आपको शायद अगले 3 दिन तक थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, तो आपको सिट्स बात करना होगा। अब वो पूछता है कि सिट्स बात क्या होता है। रेमंड उसे समझाता है कि आप अपने बॉटम को ल्यूक वार्म वाटर से वॉश करते और उसी में डिप करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कम दर्द हो। और इसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि थैंक यू सो मच, मैं इसकी वजह से इतना ज्यादा सफर कर रहा था, इतने सालों तक मैंने इसके लिए सफर किया है, मैंने इतनी बार ट्रीटमेंट भी लिया लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ था, और मैं कभी तुम्हारी हेल्प को भूलूंगा नहीं। और रेमंड बहुत ही हम्बल होकर कहता है कि इसमें कुछ ग्रेट नहीं है, लेकिन मन ही मन वो सोच रहा था कि भाई पैसे देके जाइयो, देख मेरे पास बहुत डेट है, मुझे सबके पैसे देने हैं, तू थैंक यू मत बोल लेकिन पैसे देके जा। और उसके मन में लालच चल रहा होता है कि ये काफी अमीर दिख रहा है, इसे 20 पेनाज लूं या फिर 30। और कैंसर कहता है कि मैं तुम्हारी काइंडनेस को सिर्फ पैसे से रिपे नहीं कर पाऊंगा। और वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि यार नहीं बस आपको पैसे ही देने हैं। लेकिन कैंसर कहता है कि अरे तुम चिंता मत करो, आज जो भी तुम्हारे बारे में बुरा भला बोलेगा उसे सबक मैं सिखाऊंगा। और उसके बाद कहता है कि प्लीज इसे रख लो, और वो एक बैग देकर उसे चला जाता है। और रेमंड सोचता है कि ये क्या है। रेमंड और हैंसन बैग को खोलते हैं और वो चमकते हुए गोल्ड के सिक्के होते हैं, वहां पर कम से कम 300 पेनाज होते हैं। ये 20 या 30 के बारे में सोच रहा था और उसे 300 मिल गए हैं। और उसके बाद जाते तो कहता है कि वो लैंस, वो घटिया आदमी, मैं उसे जाने नहीं दूंगा, उसने मुझसे इतने पैसे लिए और इलाज भी नहीं किया। अब पीछे से रेमंड और हैंसन दोनों ही उसे बाउ डाउन करते हैं और उसे एक गुड डे के लिए विश करते हैं। लेकिन जाते वक्त उसने लैंस का नाम लिया था, और हैंसन कहता है कि क्या तुमने सुना, उसने अभी अभी लैंस का नाम लिया था। लेकिन रेमंड पैसे में पागल हो चुका था, वो कहता है कि अरे भाड़ में जाने दो, आज हम चिकन खाएंगे। और उसके बाद हमें एक वेयर हाउस दिखाया जाता है। ये वही वेयर हाउस है जहां पर बे एरिया के सारे इलीगल हीलर्स रहते थे, और वहां पर उनकी पिटाई हो रही थी। और लैंस कहता है कि आपको किसने कहा कि आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन वो वहां पर आकर कहता है कि मैं तुझसे इतनी नफरत करता हूं कि मैं तुझे बता नहीं सकता। जिस दिन से तूने यहाँ पर आकर लोगों से ज्यादा पैसे चार्ज करने शुरू किए थे, उस दिन से मुझे तुमसे नफरत थी। लेकिन मैं चुप इसलिए रहता था क्योंकि हमें और इन लोगों को इलाज की जरूरत थी। लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने सर रेमंड का नाम खराब करने की सोची, और उन सब की आंख लाल नीली हो चुकी थी, तो सबके दांत टूट चुके थे, खासकर लैंस के, उसके वो बक्स बनी दांत टूट चुके थे। और वो कहता है कि मेरे दांत टूट गए। लेकिन कैंसर वहां पर रुकता नहीं है, वो कहता है कि अगर आज के बाद तूने कभी भी बे रीजन में अपनी शक्ल दिखाई तो तेरे सारे दांत निकाल लूंगा, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी खाइयो। तो जब तक तेरे पास बचे हुए दांत है उन्हें हील कर और दफा हो जा। और उस दिन वहां पर लैंस और बाकी सारे हीलर्स को वहां से निकाल दिया गया था, और उसके बाद वो किंगडम कैपिटल में कभी नहीं दिखाई दिए। और उसके बाद रेमंड का क्लिनिक और कहीं ज्यादा सक्सेसफुल हो गया था, और उसकी वजह से लोग खुश थे। सब लोग बात कर रहे थे कि मैं उसकी वजह से हील हो गया था, और मैं पहले तो कभी यहाँ पर सोचता भी नहीं था कि मैं यहाँ पर कभी हील करवाने आ पाऊंगा। और न जाने कैसे रेमंड जैसे ग्रेट इंसान हमारे यहाँ पर आए, इसे खुद भगवान ने यहाँ पर भेजा है। और उसके बाद रेमंड के पास एक के बाद एक नोटिफिकेशन आती कि उसने इसे हील कर दिया, उसे हील कर दिया है। वो धीरे धीरे लेवल अप कर रहा था। वो पेशेंट्स को कहता है कि अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना। उसके बाद वो अपने स्टैट चेक करता है, देख कर वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि वो लेवल 28 पर जा चुका है, और उसे अपने सीनियर रेजिडेंट पर जाने के लिए लेवल 40 की जरूरत है। और फिर वो सोचता है कि यार मुझे अपनी सेंसेस के साथ साथ स्टेमिना बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जितने पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं अब मुझे स्किल से ज्यादा स्टेमिना की जरूरत है। जब मेरा स्टेमिना एक बार एक लेवल तक पहुंच जाएगा, उसके बाद मैं दोबारा से स्किल्स को इंप्रूव करना शुरू करूंगा। और उसके बाद फाइनली एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बेस्ट हीलर बन जाऊंगा, और वो दिन दूर नहीं है जब मैं इस पूरे कॉन्टिनेंट का, सारे के सारे पूरे कॉन्टिनेंट का बेस्ट हीलर बन जाऊंगा। लेकिन तभी वहां पर कैंसर भागते हुए आता और कहता है कि सर हीलर बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है। अब रेमंड उसे देखकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन उसके बाद पूछता है कि क्या बात हुई है, और वो कहता है कि आपको अभी कभी यहाँ से भागना होगा। यहाँ पर एक बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज है जिसे बीमारियों की दुनिया का ग्रिम रीपर कहते हैं। वो जिसके पास भी आता है वो मारा जाता है। और ब्लू मूनलाइट
लाइट गिल्ड का लीडर कहता है कि अगर आप यहाँ पर रुकोगे तो इन्फेक्ट हो जाओगे और जरूर मारे जाओगे। ये नाम सुनकर हैंसन भी बहुत ज्यादा डर जाता है। ग्रिम रीपर, वो भी यहाँ पर। अब लेपेंटिना में ग्रिम रीपर का मतलब होता है स्मॉल पॉक्स, जो कि एक बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज होती है जिसमें लोगों को फीवर होता है और तो उनके शरीर पर निशान हो जाते हैं और इसकी फेटेलिटी होती है 30%, जो कि बहुत ज्यादा, और ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस होता है। और रेमंड सोचता है कि यार अगर ये बीमारी यहाँ पर है तो मैं कुछ पेशेंट्स को तो बचा सकता हूँ, लेकिन मैं सबको कैसे बचाऊंगा। अब हैंसन वहां पर थोड़ा पैनिक करने लग जाता है और वो कहता है कि हमें अभी के अभी यहाँ से भागना होगा। लेकिन रेमंड सोचने लग जाता है कि यार मैं क्या करूं, क्या मैं यहाँ से भाग जाऊं या फिर लोगों का इलाज करूं, और क्या मैं उनका इलाज कर भी पाऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर। अब रेमंड को इतना तो पता था कि जहां पर भी ग्रिम रीपर ऑफ डिजीज और तो और स्मॉल पॉक्स आ जाए वहां से लोगों को भागना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस होती है और एम्पायर खत्म कर देती है, वो इतनी खतरनाक होती है। और हीलिंग टावर में यही अनऑफिशियल रूल होता है कि अगर कहीं पर ऐसी बीमारी हो तो हीलर्स वहां पर रुके ही ना, क्योंकि उसे ठीक नहीं किया जा सकता। और कॉमन मेडिकल नॉलेज के हिसाब से अर्थ पर भी उसने बिलियंस लोगों की जान ली थी। और अब रेमंड उस डिलेमा में फंसा हुआ था कि अगर वो यहाँ से नहीं भागता है तो पक्का मारा जाएगा। और उसके बाद कैंसर कहता है कि मैंने जहां तक सुना है कि वो उन पेशेंट्स को और तो उस घर को प्योरीफाई करने के लिए जलाने वाले हैं, इसीलिए वो रेमंड और हैंसन को कहता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी एक लड़की वहां पर आती है और वो उससे पूछती है क्या तुम्हें पक्का पता है कि ये ग्रिम रीपर है। और वो कहता है कि क्या, और वो कहती है कि हाँ, हमें जो डिजीज थी उसे कर्स ऑफ गॉड कहा जाता था, ऐसा श्राप जो खुद भगवान ने दिया है, लेकिन सर रेमंड ने उसे भी ठीक कर दिया था। और वो कहती है कि बहुत लंबा टाइम हो चुका है जब ह्यूस्टन किंगडम में ये बीमारी आई थी जिसे आप स्मॉल पॉक्स कह रहे हैं, और ये अचानक से बहुत ज्यादा अजीब है कि इन लोगों को और कैपिटल सिटी में ये बीमारी अचानक से आ गई, वो भी एक घर में, और इससे पहले किसी को पता भी नहीं था। और तब रेमंड के दिमाग की घंटी बजती है कि अरे हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई और डिजीज हो, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि ये स्मॉल पॉक्स है, और भी ऐसी कई डिजीज होती हैं जिनके सिम्टम्स कुछ लगभग सिमिलर ही लगते हैं। और तब रेमंड उनसे पूछता है कि आखिरकार पेशेंट्स के सिम्टम क्या क्या हैं, और वो उस अपने साथ में खड़े हुए साथी से पूछता है कि सिम्टम्स क्या क्या थे, दोबारा बताना। और वो दूसरा इंसान बताता है कि उन सब को हाई फीवर्स है, उसके साथ साथ उनके पूरे पूरे शरीर पर हाई ब्लिस्टर्स हैं, और जो पुराने लोग हैं जिन्होंने ग्रिम रीपर को देखा हुआ था उन्होंने डिटरमाइन किया था कि ये वही डिजीज है, और वही सारे लोग आसपास घर के इकट्ठा हो चुके हैं जलाने के लिए। लेकिन फिर रेमंड उन्हें बताता है कि अरे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हाई फीवर और ब्लिस्टर्स ये और भी बहुत सारी डिजीज में होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्मॉल पॉक्स है या फिर जो तुम कह रहे हो ग्रिम रीपर है। और रेमंड कहता है कि मैं मेक श्योर कर पाऊंगा कि वही डिजीज है या नहीं है एक बार जब मैं खुद जाकर वहां पर देख लूंगा, लेकिन अगर ये सच में स्मॉल पॉक्स निकला तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा, तो मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन हैंसन दूसरी तरफ कहता है कि इसमें सोचने की क्या बात है, तुम्हें पता है कि हीलिंग एसोसिएशन में हमें क्या सिखाया जाता है, अगर वो सच में ग्रिम रीपर डिजीज निकली तो हम दोनों वहां पर मारे जाएंगे। और फिर रेमंड उसे कहता है कि क्या होगा अगर वो स्मॉल पॉक्स ना हो, तो जिन पेशेंट्स को हम बचा सकते थे वो जला दिए जाएंगे। और हैंसन वहां पर रोने लग जाते हैं कि अगर तुम इतना डिले करोगे तो हमें बीमारी भी हो जाएगी, उनके साथ हम भी जलाए जाएंगे। और अब रेमंड थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं क्या करूं, मुझे कहीं से कुछ तो क्लैरिटी मिले कि वो स्मॉल पॉक्स है या नहीं है। और तभी रेमंड के सामने एक क्वेस्ट आती है कि जिन पेशेंट्स को अनफेयरली खत्म किया जाने वाला है उन्हें बचाना है, और इसका रिवॉर्ड उसे मिलेगा 20 स्किल पॉइंट्स। अब रेमंड उस विंडो को ध्यान से पढ़ता है कि अनफेयर मतलब उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं है, और रेमंड चिल्लाकर कहता है कि मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब वो दोनों ही उसे मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेमंड कहते हैं कि नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो स्मॉल पॉक्स नहीं है, जो बीमारी तुम सोच रहे हो उन्हें वो बीमारी नहीं हुई है। अब रेमंड को यह पता था कि बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि स्मॉल पॉक्स वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलती हैं, अगर किसी ने छींक दिया या फिर थूक दिया या फिर उसका कोई भी सलाइवा या फिर आई ड्रॉप तुम पर गिर गया, उससे होती है। फिर वो सोचता है कि अगर वो ऐसे फैलती हैं तो हमें कोई ना कोई ऐसे फिजिकल तरीका निकालना होगा जिससे हम उससे बच सके। और अभी के लिए वो हैंसन को कहता है कि जल्दी भाग कर जाओ और एक मोटा कपड़ा लेकर आना, उसके साथ साथ हमें एक रोब और तो और ग्लव्स भी चाहिए ताकि हम अपने आप को कवर कर सके। अब रेमंड हैरान होता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, और रेमंड उसे बताता है कि हम पेशेंट से खुद वहां पर जाकर मिलेंगे, अगर तुम्हें नहीं मिलना है तुम पीछे ही रहना, मैं उनसे जाकर मिलूंगा।
अब उसके बाद जहां पर वो पेशेंट होते हैं वहां पर लोग आसपास घूम रहे होते हैं आग लेकर, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो क्या करने वाले हैं। लेकिन अंदर से एक औरत चिल्ला रही होती है कि नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं मर जाऊं, लेकिन मेरे बच्चों को बचा लो। लेकिन बाहर से लोग बस यही कहते हैं कि आई एम सॉरी, हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर कोई भी बाहर आएगा तो सबको बीमारी फैल जाएगी। लेकिन तभी वहां पर कोई आता और उन सबको वहीं पर रुकने के लिए कहता है। वो सर से लेकर पैर तक कवर्ड था और हैंसन पीछे छुप रहा था। वो इंसान जो अभी अभी बात कर रहा था वो कहता है कि तुम कौन हो, और रेमंड उसे कहता है कि प्लीज शांत हो जाओ, मेरा नाम रेमंड है और मैं यहाँ का हीलर हूँ। और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या प्रिंस वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और पूछते हैं कि आप इन कपड़ों में क्यों हैं। और वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, इस फैमिली के सारे बच्चे ग्रिम रीपर डिजीज से इन्फेक्ट हो चुके हैं और उन्हें प्योरीफाई करना ही होगा। लेकिन रेमंड उसे कहता है कि प्लीज एक सेकंड के लिए रुक जाइए, आपको कैसे पता कि वो ग्रिम रीपर डिजीज ही है, जबकि यहाँ पर कोई हीलर आया ही नहीं था। और एक इंसान बीच में आकर कहते हैं कि क्या मतलब है, हाई फीवर, ब्लिस्टर्स, ये सारे तो ग्रिम रीपर डिजीज के ही सिम्टम्स होते हैं। और रेमंड कहता है कि कुछ और पॉक्स डिजीजेस होती हैं जिनके सेम सिम्टम्स होते हैं, तो अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, इसीलिए मुझे परमिशन दीजिए, मैं अंदर जाऊंगा और कंफर्म करके बताऊंगा कि ये कौन सी डिजीज है। लोग वहां पर बहुत ज्यादा चिंता में हो जाते क्योंकि रेमंड एक तो इकलौता हीलर था जो बे एरिया के पास था, और तो अगर आप इन्फेक्ट हो गए तो क्या होगा। और रेमंड कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं उससे बच सकता हूँ। उसने एक मेकशिफ्ट स्पेस सूट बनाया था जो वो अभी पहन कर आया था। वो पूरी तरीके से सेफ नहीं था लेकिन काफी था। उसके बाद वो अपनी इन्वेंटरी ओपन करता और वहां से एक स्किल को बाय कर लेता है जो कि होती है शील्ड। उसके लिए पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं 100 और उसका लेवल होता है डी। हालांकि लेवल बहुत कम है लेकिन उसके लिए काफी होगा। और उसके बाद वहां पर शील्ड मैजिक एक्टिवेट हो जाता है और ये मैजिक बहुत ही कम मिनट के लिए ही लास्ट करेगा, लेकिन तब तक रेमंड वहां पर जाकर चेक कर सकता है। और सूट के साथ कंबाइन करने के बाद वो श्योर था कि उसे कुछ नहीं होगा। और पीछे से हैंसन देखकर हैरान था कि क्या इसने अभी अभी शील्ड मैजिक का यूज किया है। अब रेमंड अपने मास्क को टाइट करता और अंदर चला जाता है। वहां पर बच्चे अपनी मां से लिपट कर रो रहे होते हैं और तभी रेमंड वहां पर जाता है। वो लोग एकदम से हैरान हो जाते कि ये कौन है। उससे पूछते कि तुम कौन हो, और रेमंड कहते कि मैं एक हीलर हूं और मैं यहाँ पर तुम्हें चेक करने के लिए आया हूँ। बच्चे भागकर उसके पास जाते हैं कि प्रिंस प्लीज हमारी हेल्प करिए, प्लीज हमारी हेल्प करिए, हमें मरना नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है। और रेमंड उन्हें कहता है कि शांत हो जाओ, मैं कोई प्रिंस नहीं हूं, मैं बस एक हीलर हूं और पहले मुझे ये देखने दो कि तुम्हें सिम्टम्स क्या क्या है। उसके बाद वो वहां पर उसके सिम्टम्स चेक करता है और वो कहता है कि ये स्मॉल पॉक्स से सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन वो एक स्माइल के साथ उन्हें कहता है कि आपको ग्रिम रीपर डिजीज नहीं है। और वो कहती है क्या सच में? और रेमंड उन्हें समझाता है कि इसे चिकन पॉक्स कहते हैं। ब्लिस्टर्स उतने बुरे नहीं हैं और तो और आपकी जो पाम और आपके पैरों के जो सोल्स हैं वो रिलेटिवली क्लीन है। ब्लिस्टर्स डीप भी नहीं है, वो बस आपकी स्किन पर है। ये वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं चिकन पॉक्स के, ना कि ग्रिम रीपर डिजीज के। और वो कहता है कि चिकन पॉक्स अपने आप ही कुछ दिनों में गायब हो जाता है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वो बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि हम ठीक हो सकते हैं। और रेमंड एक स्माइल के साथ कहता है कि हाँ तुम ठीक हो सकते हो और बाहर के लोगों की सिचुएशन मैं समझा देता हूँ। अब रेमंड बाहर जाता है, उन सबको बताता है कि ये वो बीमारी नहीं है जो तुम सोच रहे थे और ये कुछ दिनों में खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है, निशान गायब हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। रेमंड उनसे मिलने के लिए जाता है, सब उसके पास आकर उसे हग करते हैं, थैंक यू बोलते हैं और वो बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड शो करते हैं क्योंकि रेमंड ने उनकी जिंदगी बचाई थी। उसके साथ में हैंसन भी बहुत ज्यादा खुश था कि अगर तुम नहीं होते तो इन लोगों को कोई नहीं बचा पाता और मैं तो इस चिंता में ही मर जाता कि ग्रिम रीपर डिजीज है। और जब रेमंड और हैंसन वहां से बाहर आते हैं, लोग उन्हें शुक्रिया बोलने लग जाते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे हाथों से पाप नहीं हुआ, वरना हम अपने ही नेबर्स को मार देते। वो उसे थैंक यू बोलते और उसी के साथ उसके नोटिफिकेशन आती है उसकी क्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। उसके साथ साथ उसकी रेपुटेशन और इंक्रीज हो गई है, उसे बोनस लेवल मिल चुका है, 20 बोनस स्किल पॉइंट मिल चुके हैं। अब जब लोग वहां पर आकर उसे शुक्रिया बोल रहे थे तो रेमंड को ये फीलिंग बहुत अच्छी लगती है, चाहे पहली बार हो, दूसरी बार हो या 1000 बार हो। जब भी वो किसी का इलाज करता है और कोई उसे थैंक यू बोलता है तो उसे यही फीलिंग आती है और उसे ये चाहिए। और अब सब लोग वहां पर आकर कहते कि तुम्हारे वजह से बे रीजन बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया है, तुम सच में डिपेंडेबल हो और हम फाइनली इंसानों की तरह यहाँ पर रह सकते हैं। जब बे रीजन में शांति थी, वहीं दूसरी तरफ रॉयल कैपिटल में कोई कह रहा होता है कि आखिरकार आप बे रीजन को कब तक ऐसे ही छोड़ने वाले हैं।
ड्रॉटन किंगडम के साथ वॉर जल्दी ही शुरू होने वाली है। और अगर ऐसा होता है और बे रीजन के लोगों के दिल यहाँ वहां हुए, वो अनस्टेबल हुए, तो वो एरिया बहुत अनस्टेबल हो सकता है और हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। जैसा कि प्रिंस लिम्बर्टन ने कहा था कि हमें उस एरिया को तबाह कर देना चाहिए, सबको मार देना चाहिए, वरना वॉर में हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। और वो कहते हैं योर मैजेस्टी प्लीज डिसाइड करिए। और इस टाइम पर किंग बहुत ज्यादा सोच में होता है कि यार क्या करना है। एक तरफ उसी का इलिजिटिमेट चाइल्ड उस एरिया को स्टेबल करने में लगा है और यहाँ पर उसका एडवाइजर कह रहा है कि उसे खत्म कर दो, सबको मार दो। नेक्स्ट चैप्टर कुछ बन रहा होता है जहां पर हैंसन उसे प्रिपेयर कर रहा होता है और रेमंड भागते हुए आता है कि मुझे मीट की खुशबू आ रही है। और हैंसन कहता है कि जिन बच्चों को और जिनकी माँ को हमने बचाया था उन्होंने हमारे लिए ये भिजवाया है। कुकिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है तो चलो इसे खाते हैं। और रेमंड कहता है कि हाँ, मीट से इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, हमें बहुत सारा खाना चाहिए ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे और उसके बाद हमारी पेशेंट्स की भी हेल्थ अच्छी रहे। रेमंड खाते खाते सोचता है कि मैं लेवल 29 पर पहुंच चुका हूँ, यहाँ के लोग भी मुझसे फ्रेंडली हो चुके हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। जब मैं लेवल 40 पर पहुंच जाऊंगा और प्रमोशन हो जाएगी मेरी, तब मैं फाइनली इस रूकी रेजिडेंट के टाइटल से आगे बढ़ पाऊंगा और शायद मैं और ज्यादा अच्छे ट्रीटमेंट कर पाऊंगा और ज्यादा सर्जरी सीख पाऊंगा। लेकिन बीच में हैंसन उसे कहता है कि रेमंड क्या तुमने शील्ड मैजिक का यूज किया था? और रेमंड खाते खाते कहता है कि ये कोई एंशिएंट मैजिक नहीं है, ये बस एक एबिलिटी है जो मुझे लक से मिल गई थी। और वो कहता है कि एबिलिटी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मैजिक भी यूज कर सकते हो। रेमंड कहता है कि ऐसी कोई खास बात नहीं है, मैं इसे कंडीशनली ही यूज कर सकता हूँ, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए। और हैंसन कहता है क्या ये इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास मैना नहीं है या तुम्हारी बॉडी में मैना बहुत ज्यादा कम है? अब हीलिंग मैजिक और ये सारी की सारी एक ही चीज की देन है, वो मिस्टीरियस पावर जिसे मैना कहते हैं। हीलर्स यूज करते हैं हीलिंग के लिए, मेजेस यूज करते हैं मैजिक के लिए, और जबकि नाइट्स इस मैना को यूज करते हैं अपने ब्लेड्स में और ऑरा में। और रेमंड कहता है कि मेरे पास कुछ मैना है क्योंकि मैं एक हीलर हूँ, लेकिन अगर मुझे एक्सप्रेस करना हो कि स्टैट्स में किस नंबर पाएगा तो ये मेरे मैना का रैंक बस 1 ही होगा, मेरे मैना का नंबर सिर्फ 1 ही होगा जो कि बहुत कम है। और हैंसन उससे सवाल पूछता है कि अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे तुम अपने मैना को इंक्रीज कर सको तो क्या उससे तुम पेशेंट्स की और हेल्प कर पाओगे? और रेमंड कहते हैं कि हाँ कर तो पाऊंगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे मैना ट्रेनिंग करनी चाहिए बिल्कुल नाइट्स की तरह? लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चीज काम करेगी, क्योंकि उसके बाद हमें बताया जाता है कि हालांकि सब लोग मैना यूज करते हैं लेकिन उन्हें यूज करने के तरीके बहुत अलग अलग होते हैं। नाइट्स, मेजेस, हीलर्स तीनों अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। अब नाइट्स यूज करते हैं लोअर एनर्जी कोर जो कि उनकी नाभि के पास होता है, वो अपने सारे के सारे मैना को वहां पर एक्यूमुलेट करते हैं। अब मेजेस जो होते हैं उनका मैना कोर होता है उनके हार्ट के पास, और ये डेवलप होता है जैसे जैसे उनकी नॉलेज बढ़ती है, उन्हें एनलाइटमेंट मिलती है, वो उसमें ज्यादा मैना स्टोर कर पाते हैं। और हीलर्स एक्यूमुलेट करते हैं उनकी अपर एनर्जी कोर में, जो कि सबसे डिफिकल्ट होता है मैनेज करना, और वहां पर मैना को एक्यूमुलेट करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और अब जब अपर एनर्जी कोर को डेवलप करना इतना मुश्किल है, और तो रेमंड के पास जो अपर एनर्जी कोर में होता है वहां पर भी बिल्कुल कम मैना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना हार्ड ट्राई करता है, कुछ नहीं होता। लेकिन फिर वो सोचता है यार मैं मैजिक के लिए कौन सा मैना यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जहां तक उसे पता है कि वो अपर, मिडिल और लोअर कोर्स में ऑल्टरनेट नहीं कर सकता। अगर तुम अपर कोर यूज करते हो तुम वही करते रहते हो। जो हीलर होते हैं वो सिर्फ हील कर सकते हैं, मेजेस सिर्फ मैजिक यूज कर सकते हैं, और नाइट सिर्फ और सिर्फ उसे अपने ब्लेड्स में या ऑरा में यूज कर सकते हैं। लेकिन रेमंड इस बात से खुश होता है कि अब वो मैजिक यूज कर रहा है, हालांकि उसे ये नहीं पता है कि मैना को एक्यूमुलेट कैसे करते हैं। और अब वो हैंसन को कहता है कि यार मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था, मुझे लगा था बस एक प्लेयर्स की एबिलिटी होगी और कुछ नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और तभी वहां पर कोई आवाज आता है कि सर रेमंड जल्दी से बाहर आइए। दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और बहुत जोर जोर से कोई खटखटा रहा था, और कोई कहता है कि मेरा हस्बैंड कहीं से गिर गया था और अब वो सांस नहीं ले पा रहा है। अब वो पेशेंट वहां पर आता है और हैंसन और रेमंड दोनों ही अपनी पूरी कोशिश करते हैं, उसका इलाज करते रहते। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है बे रीजन के एक बाजार में, जहां पर 2 लोग हुड पहनकर आगे जा रहे थे, और अब हमें पता चलता है कि एक किंग है और उसका एक सेक्रेटरी है या फिर उसका बॉडीगार्ड है। और वो कहता है कि योर मैजेस्टी आपको बे रीजन में सिक्योरिटी के साथ नहीं आना चाहिए था, कोई भी आप पर हमला कर सकता है, क्योंकि जब प्रिंस लिम्बर्टन यहाँ पर आए थे तो उन्हें भी बहुत चोट लग गई थी, ये एरिया बहुत ज्यादा डेंजरस है। और किंग उसे कहता है कि मैं एक स्वॉर्ड्स मास्टर हूँ गैलमैन,
जब तक कि यहाँ पर किसी और किंगडम की आर्मी नहीं आती है तब तक मैं यहाँ पर सेफ हूँ, मैं खुद को बचा सकता हूँ। और उसका असिस्टेंट कहता है कि ये सच है योर मैजेस्टी, लेकिन तब भी। और किंग कहता है कि अरे ये एक बस नॉर्मल जगह है जहाँ पर लोग रहते हैं और कुछ नहीं, और मैं इस जगह को बस ऐसे ही तबाह नहीं कर सकता, वो भी सिर्फ और सिर्फ अजम्पशंस पर। मुझे कम से कम खुद यहाँ पर आकर चेक तो करना होगा। उसके बाद उसे कहता है कि चलो टैवर्न में चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। अब वो दोनों वहां पर जाकर बैठते हैं और कुछ खाना ऑर्डर कर लेते हैं और लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं, जहां पर कुछ लोग बात करते हैं कि क्या तुमने सुना रेमंड के क्लिनिक में कोई मर गया था। और दूसरा इंसान कहता है कि अरे हाँ, ऐसा लग रहा है कि वो उसे बचा नहीं पाया। CPR कुछ कहते हैं, वो भी 1 घंटे के लिए, लेकिन एंड में वो मर ही गया। और दूसरा इंसान कहता है वेल आई गेस रेमंड भी ऑल पावरफुल नहीं है। और कोई और इंसान बीच में आता है और कहता है कि क्या ऐसे रूमर्स नहीं थे कि वो अपने पेशेंट्स पर कोई एक्सपेरिमेंट करता है, इसीलिए वो उनका फ्री में इलाज करता है। ये बिल्कुल वैसे ही पिछले प्रिंस की तरह नहीं है जो अकड़ में यहाँ पर आए थे, जो कि बे रीजन को अपना प्लेग्राउंड समझते हैं। अरे मुझे ऐसा लगता है यार, जो ये हाई स्टेटस के लोग होते हैं ना, ये स्लम्स के लोगों को बस और बस कीड़े मकोड़े समझते हैं और कुछ नहीं। लेकिन तभी कोई बीच में आता है और कहता है कि नहीं, तुम बिल्कुल गलत हो, सर रेमंड बिल्कुल अलग हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने अपने पेशेंट को बचाने के लिए अपना जी जान लगा दिया था। मैंने आज तक किसी हीलर को इतना टाइम, इतना एफर्ट, इतनी एनर्जी लगाते हुए नहीं देखा था। बाकी सारे हीलर वहां पर ट्राई भी नहीं करते, वो वेस्ट ऑफ एनर्जी कहकर उसे वापस भेज देते। उसने इतनी मेहनत की थी जबकि उसे पता था कि वो पेशेंट होपलेस है, लेकिन तब भी उन्होंने अपनी जी जान लगाई थी। और जब वो उसे नहीं बचा पाए तो उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो इतने ज्यादा सिंसियर है कि तुम सोच भी नहीं सकते। और उस टाइम पर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब रेमंड अपने पेशेंट को बचा नहीं पाता है, वो वहां पर ब्रेक डाउन हो जाता है। उसे पता था कि उसे अपने एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो ये फीलिंग कभी नहीं चाहता था। वो जाकर उसकी वाइफ को, उसकी बेटी को बताता है कि वो नहीं रहे, और वो बहुत ज्यादा उदास होता है। जितने आंसू उसकी परिवार को आ रहे थे उतने ही रेमंड को आ रहे थे। और अब वो लड़की उस टैवर्न में कहती कि मैंने इतने सिंसियर हीलर को आज तक नहीं देखा। और वहां पर दूसरे लोग भी आते और कहते कि हाँ, वो एक ऐसा इंसान है जिसे खुद भगवान ने बे रीजन में भेजा है। वो बाकी सारे प्रिंस जैसा नहीं है, वो एक ऐसा प्रिंस है जिसे हमें सर्व करना चाहिए। फिर दूसरे लोग बीच में आते और कहते कि अरे हाँ, सर रेमंड ने मेरे बेटे को बचाया था। दूसरा इंसान कहते हैं कि उसने मेरी वाइफ को ट्रीट किया था। मैंने बहुत सारे हीलर्स को पैसे दिए थे, लेकिन कोई उसे हील नहीं कर पा रहा था, लेकिन सर रेमंड ने उसे बहुत आसानी से हील कर दिया। उसके बाद वहां पर लॉन्ग लिव प्रिंस रेमंड के नारे लगने लग जाते हैं, और किंग और उसके असिस्टेंट दोनों ही ये देखकर हैरान होते हैं। और तभी सिस्टम विंडो में नोटिफिकेशन आती है कि उसकी इमेज और बढ़ गई है और अब उसका ऑफिशियल टाइटल हो चुका है द वन हु हेल्प्स द स्लम। रेमंड अपने ऑफिस में बैठा होता है और उसे ये नोटिफिकेशन आती है और वो सोचता है कि यार ये क्या बात हुई। लेकिन फिर वो सोचता है कि यार जब मुझे पहला टाइटल मिला था इलिजिटिमेट डर्टी चाइल्ड का, उससे तो ये बेहतर ही। साथ साथ उसे एडिशनल बफ भी मिल जाते हैं जो देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। और वो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा होता है और सोचता है कि अब मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, अब सब लोग यहीं पर आएंगे। और जब किंग और उसका असिस्टेंट अब दोबारा से वहां क्राउड से जा रहे होते तो वो बात करते हैं कि हमने जितना सोचा था रेमंड की रेपुटेशन यहाँ पर उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। और उनका असिस्टेंट कहता है कि मुझे तो पहले लगा था कि वो यहाँ पर सरवाइव कर लेगा, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। किंग अचानक से खांसने लग जाता है। उसके असिस्टेंट कहते हैं कि आप दोबारा से खांसने लगे हैं, शायद आपकी बीमारी और ज्यादा खराब हो रही है। लेकिन किंग कहते हैं कि अरे मुझे बस जुकाम हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। उसका तो डिसाइड करते हैं कि चलो दोबारा से पैलेस में चलते हैं। उसका असिस्टेंट कहता है कि हाँ यही सही रहेगा क्योंकि यहाँ पर खतरा हो सकता है। लेकिन तभी वहां पर किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और गली के अंधेरे में कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे थे। अब जैसे ही किंग और उसका असिस्टेंट वहां पर जाते हैं, वो गुंडे कहने लग जाते कि तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। वो लड़की वहां पर कहती है कि तुम लोग नाइट्स की तरह लग रहे हो, प्लीज मुझे बचा लो। अब किंग अपनी तलवार निकालता है और ऑरा को एक्टिवेट करता है। ये ऑरा देखकर वो सारे के सारे गुंडे हैरान रह जाते हैं कि ये ऑरा सोर्ट्समैन है, और वो कहते हैं कि पास मत आना वरना हम इसे मार देंगे। लेकिन किंग पूरी स्विफ्ट स्पीड में वहां पर जाता है और एक ही स्लैश में उन सारे गुंडों को खत्म कर देता है। उस लड़की से पूछता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो लड़की अचानक से अपना ब्लेड निकालती, उसका ब्लेड ग्लो कर रहा था और वो किंग पर अटैक कर देती। उसे एक हल्का स्क्रैच लगता है और किंग को याद आता है कि यार यहाँ पर हमला भी हो सकता है, ये एक असैसिन है। अब किंग उस पर हमला करता है, लेकिन वो हल्का सा अटैक लगता है और वो बच जाती, उसे कंधे पर लगता है। लेकिन अचानक से वो कुछ चैंट करने लग जाती है
और वहां से स्मोक स्क्रीन आ जाती है। अब किंग को लगता है कि एस्केप करने की कोशिश कर रही है और उसे चैलेंज करता है कि यहीं पर रुको और फाइट करो। अब किंग को ये पता था कि यहाँ पर जो स्मोक स्क्रीन है उसमें कुछ ऐड किया गया है, क्योंकि वो उसकी सांस लेने की कैपेसिटी को चैलेंज कर रहा है। फिर वो सोचता है क्या इसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इसने नोटिस कर लिया था कि मुझे खांसी है, और तब वो लड़की अचानक से ऊपर से उसकी तरफ जंप करती है, लेकिन किंग अपनी तलवार की रिफ्लेक्शन में उसे देख लेता है और उस पर अटैक करता है। वो एक ही अटैक में खत्म हो जाती है। तभी उसका असिस्टेंट वहां पर भागता हुआ योर मैजेस्टी कहता हुआ आता है और पूछता है कि आप ठीक हो, लेकिन जब वो वहां पर देखता है कि आपको एक स्क्रैच लगा है और वो एरिया ब्लू हो रहा था क्योंकि उसमें जहर था। और किंग कहता है कि अरे शांत हो जाओ, मैं एक स्वॉर्ड मास्टर हूं, मैं इतने छोटे से कट से नहीं मरने वाला। लेकिन वो असिस्टेंट कहता है कि योर मैजेस्टी हमें जल्दी से इसे ट्रीट करना होगा, वरना हमें आपका हाथ भी काटना पड़ सकता है। वो बताता है कि यहाँ पर एक पास ही में एक ए रैंक हीलर है हेनरिन, वो इस वेनम को आराम से ट्रीट कर पाएगा। लेकिन उसका असिस्टेंट कहता है कि जब तक हम वहां पर पहुंचेंगे पॉइजन आपकी बॉडी में फैल चुका होगा। और किंग नोटिस करता है कि सिम्टम्स अभी से वर्स होना शुरू हो गए थे और वो कॉन्टेम्पलेट करता है कि यार शायद सच में मुझे अपना हाथ काटना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर। उसके बाद वो किंग का असिस्टेंट कहता है कि अरे हाँ, रेमंड का क्लिनिक भी तो यहीं पर है। और रेमंड के क्लिनिक का नाम सुनते ही किंग की आंखें खुली रह जाती है और वो कहते तुम क्या चाहते हो कि मैं वहां पर जाकर रेमंड से ट्रीटमेंट करवाऊं? और वो कहता है इलाज करवाने की बात नहीं है, एटलीस्ट आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो ले लेना चाहिए। और वो एक लॉजिकल आर्गुमेंट देता है कि उसने 5 साल तक बैलेंड इन्फर्मरी में काम किया है, तो उसे फर्स्ट एड परफॉर्म करना तो आता ही होगा। अब चाहे वो पूरी बीमारी को क्योर ना कर पाए, लेकिन एक इमरजेंसी फर्स्ट एड तो दे ही सकता है। और किंग सोचता है कि वेल तुम्हारी बात तो सही है, वरना ये जहर फैलता जा रहा है। उसके बाद वो रेमंड की क्लिनिक पर चले जाते हैं, जहां पर रेमंड बहुत ही चीयरफुली उन्हें वेलकम करता है और कहता है कि आपको क्या हुआ है। और वो दोनों वहां पर पूरा मास्क और हुड लगा कर गए थे और बहुत ही सस्पिशियस दिख रहे थे। अब रेमंड थोड़ा डरता है, लेकिन वो कहता है कि इन्हें चोट लगी है। और रेमंड नोटिस करता है कि उनके मास्क पर खून लगा हुआ था। अब रेमंड मनी मन बहुत ज्यादा डर जाता है कि ये कहीं डार्क गिल्ड मेंबर्स तो नहीं है, लेकिन फिर वो सोचता है कि यार अगर डार्क गिल्ड मेंबर्स है तो इनके पास पैसा तो होगा। अब रेमंड बहुत ही पोलाइटली लेकिन साथ ही साथ थोड़ी नर्वसनेस के साथ उन्हें कहता है कि आपके हाथ पर चोट लगी, आप प्लीज इस साइड आ जाइए। लेकिन तभी किंग थोड़ी सी अपनी आवाज बदल कर कहता है कि मुझे जहर दिया गया है, मुझे अभी के अभी इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए। अब रेमंड उनके हाथ को चेक करने लग जाते, लेकिन साथ के साथ वो सोचता है कि ये कहीं क्रिमिनल्स तो नहीं है जो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। लेकिन फिर वो सोचता है कि वेल मैटर नहीं करता, ये मेरे पेशेंट है और पेशेंट का इलाज तो करना ही पड़ेगा। अब रेमंड उसके घाव को देखता है और वो घाव काफी बुरा था और फिर वो सोचने लग जाता है ये किस तरह का पॉइजन है। और रेमंड उनसे पूछता है कि आपके हाथ पर जो ये घाव है उसको छोड़कर आपको कुछ महसूस हो रहा है, कोई सिम्टम्स? क्या आपकी विजन थोड़ी बहुत ब्लर हो रही है, हार्ट पैल्पिटेशंस, डिजीनेस, हेडेक, कुछ भी? और किंग बताता है कि मुझे थोड़ा सा डिजी फील हो रहा है और थोड़ा थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है। और वो कहता है कि हाँ, मेरी हार्ट बीट धीरे धीरे थोड़ी कम हो रही है। और ये सोचकर रेमंड मन में सोचने लग जाता है यार मैंने इसकी आवाज कहीं तो सुनी है, क्या ये मेरा कोई ओल्ड पेशेंट है? और अपनी असेसमेंट के बाद रेमंड बताता है कि आपको जो जहर दिया गया है और जो आपके हाथ पर कट लगा है वो बहुत ही बुरी हालत में है। और मुझे जहां तक लगता है आपको जो पॉइजन दिया गया है उसे ड्रैगन ब्लड पॉइजन एंड नर्व पॉइजन कहते हैं। अब राजा अपने मास्क पर हाथ रखता और कहता है कि प्लीज मुझे बस इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे दीजिए, उसके बाद मैं किसी और ए हीलर से जाकर इलाज करवा लूंगा। लेकिन रेमंड एक बहुत ही ब्राइट स्माइल के साथ कहता है कि अरे नहीं, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। और किंग का असिस्टेंट वहां पर हैरान हो जाते हैं, क्या तुम ठीक कर सकते हो? रेमंड उन्हें बताता है कि ये पॉइजन एक स्पेसिफिक रेप्टाइल से आया है, 3 वाइट स्नेक पॉइजन। अब अगर रियल लाइफ में कहें तो ये कोबरा या फिर वाइपर की तरह है और इसे मिक्स किया गया था एक्सट्रैक्ट ऑफ एल्पिन रोज। तो अगर मैं आपको एक एंटीडोट दे दूंगा तो आप ठीक हो जाओगे और डिटॉक्सिफाई हो जाओगे। लेकिन वो असिस्टेंट उससे पूछता है कि तुम्हें इतनी जल्दी कैसे पता चला कि ये कौन सा पॉइजन है? क्या ये कोई एंशिएंट नॉलेज है या फिर कोई मेडिकल टेक्निक है? क्योंकि लोगों को यूजुअली ये सारी चीजें पता करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए ज्यादातर हीलर्स हीलिंग मैजिक का यूज करते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी उनकी बॉडी को हील कर सके। और रेमंड कहते हैं कि नहीं, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने अपनी अप्रेंटिसशिप में एस रैंक हासिल किया था मेडिकल बॉटनी में, मतलब मुझे सारे के सारे प्लांट्स के बारे में पता है। और ये सुनकर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहां पर हैंसन उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड होता है कि तुमने एस रैंक हासिल किया है वो भी बॉटनी में, तुम कमाल के हो। अब रेमंड ने इसलिए किया था क्योंकि उसके पास हीलिंग पावर नहीं थी, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ तो सीखना पड़ेगा। और रेमंड को यह भी पता था पूरे लेपेंटिना कॉन्टिनेंट में कोई भी इतना नॉलेजेबल नहीं है जो उसे हरा सके या फिर उसकी नॉलेज को मैच कर सके। अब रेमंड उन्हें कहता है कि हमारे क्लिनिक में एक एंटीडोट है, लेकिन बस एक
दिक्कत है। अब किंग का असिस्टेंट पूछता है किस तरह की दिक्कत है, और रेमंड बताता है कि जो पॉइजन आपको दिया गया था वो एक एनहेंस्ड वर्जन था। वो था वही 3 वाइट स्नेक पॉइजन, लेकिन उसे एनहेंस कर दिया गया था और अब सिर्फ आपको एंटीडोट देना इफेक्टिव नहीं होगा। अब उनका असिस्टेंट पूछता है कि तो हमें क्या करना चाहिए, और रेमंड कहता है कि मेरे पास एक और मेथड है जिससे एंटीडोट का इफेक्ट मैक्सिमाइज हो जाएगा, लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जो शायद आप एक्सेप्ट करने में थोड़े से हिचकिचाएंगे। अब वो पूछते हैं कि ये कौन सा मेथड है, और रेमंड उन्हें बताता है कि आपको एंटीडोट पीना नहीं है, बल्कि ये मैं आपके अंदर इंजेक्ट करूंगा सीधा आपकी ब्लड वेसल्स में एक नीडल की हेल्प से। और अचानक से वो असिस्टेंट उनके आगे आ जाता और कहता कि ऐसा नहीं हो सकता, कि ये किस तरह का तरीका है कि तुम एंटीडोट को इंजेक्ट करोगे, वो भी ब्लड वेसल्स में। मैंने ऐसे बिजार ट्रीटमेंट के बारे में कभी नहीं सुना है। अब रेमंड को पता था ये ऐसा ही होगा, क्योंकि नॉर्मल मॉडर्न अर्थ में इंजेक्शन हर कोई हर रोज देखता है, सुनता है, लगवाता है, लेकिन लेपेंटिना में ये मेथड कभी यूज नहीं हुआ था, और ये बहुत ही नेचुरल है कि लोग इसके लिए थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे। और असिस्टेंट अचानक से कहता है कि तुम्हें पता है कि ये कौन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान है, मैं अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, ये इतने इंपॉर्टेंट है। और अचानक से किंग कहता है कि रुको, और वो रेमंड से पूछता है कि मैंने सुना था कि रिसेंटली यहाँ पर एक पेशेंट मर गया था। और रेमंड ये सुनकर बहुत ज्यादा अजीब सा बिहेव करता है, और किंग अचानक से गुस्से में कहता है कि अगर तुम यहाँ पर किसी तरह के वियर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो भी स्लम के लोगों पर, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और वो अपना ऑरा एक्टिवेट कर लेता है, और अचानक से रेमंड का हार्ट ऑफ स्टील भी एक्टिवेट हो जाता है, जिससे उसे हिम्मत मिलती है किंग के सामने बोलने की, और वो अचानक से बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और किंग ये नोटिस कर लेता है, और उसका सेक्रेटरी सोचते हैं यार किंग के ऑरा के सामने ये बिल्कुल भी नर्वस नहीं है। और अचानक से उसकी डिफिकल्ट पेशेंट्स के साथ डील करने की एबिलिटी एक्टिवेट होती है। और अब रेमंड उन्हें कहता है कि मैं आपकी चिंता को समझ सकता हूं, लेकिन जो मेथड मैं यूज कर रहा हूं वो एक सीक्रेट एंशिएंट टेक्निक है, और एंशिएंट फ्लरिशिंग सिविलाइजेशन में ये हर रोज हर टाइम यूज होती थी। और इस टाइम पर किंग बस अपने मन में ये सोच रहा था यार हम इतनी ज्यादा इसे डरा रहे थे, धमका रहे थे, तब भी ये इतना फ्रेंडली कैसे हो सकता है। इसके बाद रेमंड कहता है कि मैं अपनी फैमिली नेम की कसम खाता हूं, वो नाम जो मेरी मदर ने मुझे दिया था, पेनिन, कि इसके अलावा आपके पॉइजन को जल्दी से जल्दी ट्रीट करने का कोई रास्ता नहीं है, तो प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो, मुझे करने दो। और उसके बाद किंग सोचता है कि इसने अपनी फैमिली नेम पर कसम खाई है जो कि पेनिन है, ये अपनी मदर का सरनेम यूज करता है, और उसके बाद वो अग्री कर लेते हैं। अब रेमंड वहां पर सिरिंज में एंटीडोट डालकर लेकर आता है और उन्हें कहता है कि अपना हाथ आगे करिए, और किंग पूछता है कि ये क्या है, और रेमंड उन्हें बताता है कि इसे एक सिरिंज कहते हैं, मैंने एक ड्वार्फ वर्कशॉप से बनवाया था, और मैं इसे आपकी ब्लड वेसल में मेडिसिन इंजेक्ट करने के लिए यूज करूंगा। इसमें हल्का सा दर्द होगा, तो ज्यादा सरप्राइज मत होना। और जब इंजेक्शन लगाता है तो किंग को हल्का सा दर्द तो होता है, लेकिन ज्यादा नहीं। उसके बाद रेमंड उसे इंजेक्ट कर देता है और कहता है कि बस हो गया। और उनका असिस्टेंट उनसे पूछते हैं क्या आप ठीक है, क्या आपको कुछ अजीब लग रहा है, और किंग कहता है कि मुझे कुछ अजीब तो नहीं लग रहा है, लेकिन उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। अब रेमंड और उनका असिस्टेंट दोनों पूछते कि क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है क्या, आपको दर्द हो रहा है। अब रेमंड के मन में भी यही चल रहा होता है कि कहीं ये कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन अचानक से किंग कहता है कि मेरी डिजीनेस, मेरा हेडेक, वो सब कुछ चला गया है। और उसका असिस्टेंट कहता है कि क्या इतनी जल्दी, और किंग कहता है कि हाँ मैं फुली रिकवर्ड नहीं हूँ, लेकिन मेरी कंडीशन बेटर हो रही है। और वो सोचता है कि यार मेरी कंडीशन इतनी जल्दी ठीक कैसे हो सकती है, क्योंकि उन्हें पता था ये एंटीडोट्स तभी काम करते हैं जब उन्हें लेने के बाद 1-2 घंटे हो जाते हैं, तब काम करना शुरू करते हैं। और वो रेमंड से पूछते हैं कि ये इतनी जल्दी असर कैसे कर रहा है, लेकिन रेमंड मन ही मन खुश हो रहा होता है कि यार जितना मैंने सोचा था रिजल्ट उससे बेटर है, तो आज भी हम मीट खा पाएंगे। तो अब राजा पूछता है कि अगर ये ठीक हो गया तो क्या मेरे हाथ पर जो स्क्रैच लगा था वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और रेमंड कहता है कि जो आपके स्ट्रेंज सिम्टम्स थे वो जब एक बार चले जाएंगे तो उसके बाद आपके हाथ पर जो भी डैमेज था, जो भी स्किन डैमेज था, वो अपने आप रिपेयर हो जाएगा, इसका कोई भी आफ्टर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और इसके बाद किंग सोचता है कि अगर मैं बहुत ज्यादा जिद्दी होता और दोबारा से ये जिद करता कि मुझे कैसल जाकर हीलर से ही इलाज करवाना है, तो शायद मुझे अपना एक हाथ काटना पड़ता। और किंग सोचता है कि पहले रेमंड ने प्रिंसेस को भी बचाया था और अब ये दूसरी बार हो चुका है। तभी हैंसन वहां पर आता और कहता है कि कस्टमर यहाँ पर आ गया था जब मैं गया हुआ था, लेकिन रेमंड कहते कि अरे टेंशन मत लो, मैंने संभाल लिया था। और इस टाइम पर किंग मन में सोच रहा होता है कि एज अ रूलर मुझे रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों अच्छे से देने चाहिए, इसीलिए मुझे रेमंड को कोई रिवॉर्ड देना होगा जो कि इस चीज के लिए बिल्कुल फिटिंग हो। और किंग कहता है कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, प्लीज मुझे बताओ अगर मैं तुम्हें कोई रिवॉर्ड दे सकता हूँ। और रेमंड कहता है कि आप बस मुझे पैसे दे दीजिए और कुछ नहीं। और वो कहते हैं कि पैसे? रेमंड कहता है कि हाँ,
आप किसी एहसान में नहीं है, ये मेरा काम है कि मैं आपका इलाज करूं और बदले मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी जो ट्रीटमेंट की फीस होती है वो दे दीजिए। और रेमंड सोचता है कि यार ये ऑरा यूज कर सकता था, मतलब ये कोई अमीर आदमी होगा, चलो इससे बहुत ज्यादा पैसे निकलवाता हूँ। लेकिन बाहर से वो नॉर्मली स्माइल कर रहा था। और रेमंड कहते हैं कि ये ट्रीटमेंट मेथड थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, लेकिन वो जो किंग का असिस्टेंट होता है वो कहता है कि क्या सिर्फ पैसे काफी होंगे, आप जो चाहे वो मांग सकते हो, आपको वो मिल जाएगा। हम वो इंसान हैं जो बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, तो तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और रेमंड कहता है कि मैं एक हीलर हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा नेचुरल है कि मैं अपने पेशेंट्स को ट्रीट करूँ, उनका इलाज करूँ। मैं आखिरकार आपसे और कुछ एक्सपेक्ट क्यों करूंगा, बस जो डेजिग्नेटेड फीस है वो लेना काफी होगा। और मनी मन सोच रहा होता है कि बस तुम्हें फीस के नाम पर लूटना ही मेरे लिए काफी होगा। और किंग का असिस्टेंट सोचता है कि यार ये बिल्कुल सेम एक्ट कर रहा है, इसे पता है कि इंपीरियल कैसल में नहीं है, यहाँ पर किंग नहीं है, तब भी ये सेम बिहेव कर रहा है जैसा ही इंपीरियल कैसल में बिहेव कर रहा था। ये सच में प्योर और राइचियस हीलर है। उसका किंग पूछता है कि ट्रीटमेंट फीस कितनी हुई है, और रेमंड कहता है कि 500 स्पेना। और वो मनी मन सोच रहा होता है कि ये सबसे एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट जो मैंने आज तक किया है और यही मेरा चांस है, क्यों ना मैं इस चांस को ग्रैब करूं और थोड़े बहुत पैसे कमाऊं। और किंग उससे कहता है कि 500। और रेमंड अंदर से पैनिक करने लग जाता है कि यार कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं मांग लिए। और हैंसन भी उसे कहता है कि रेमंड 500 बहुत बड़ा अमाउंट है, ये कॉमनर को आधे साल के लिए खाना दे सकता है, इतने पैसे हैं ये। और रेमंड मनी मन सोचता है कि यार मैंने ज्यादा बोल तो दिया, लेकिन अब मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। रेमंड थोड़ा सा और स्टर्न होकर कहता है कि 500 पेनार, और कहता है कि एक प्रोमिसरी नोट काम नहीं करेगा, मुझे कैश चाहिए। और किंग सोचता है कि 500 पेना थोड़ा सा। और रेमंड के मन में चल रहा होता है कि भाई बस प्लीज प्लीज डिस्काउंट मत मांगियो, या फिर ये मत पूछियो कि कितने पैसे कहाँ पर लगे, ट्रीटमेंट फीस कैसे एडजस्ट की गई है। और वो दोनों आपस में बात करते हैं और वो सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ही सस्ता इलाज है, कोई ए रैंक हीलर कम से कम 1000 पेना चार्ज करता, और तो और इसमें एंटीडोट की कॉस्ट भी थी तो 2000 चार्ज करता। और फिर किंग का असिस्टेंट सोचता है कि यार अब मुझे समझ में आया कि बे रीजन के लोग इसे इतना पसंद क्यों करते हैं, ये सच में कमाल का हीलर है, और तो एक एम्पैथेटिक इंसान है जो दूसरों के बारे में सोचता है। और उसके बाद किंग कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। और रेमंड कहता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन मन में बस वो प्रे कर रहा था कि भाई ये मत पूछियो कि पैसे कैसे डिसाइड किए मैंने। लेकिन किंग उससे पूछते कि तुम इतनी हार्डशिप को फेस क्यों कर रहे हो, तुम इतने कॉम्पिटेंट हीलर हो, तुम कहीं भी जाकर अच्छे पैसे कमा सकते हो और अच्छी जिंदगी जी सकते हो। और रेमंड खुश होता है कि चलो इसने पैसों के बारे में नहीं पूछा। और वो कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में एक और गोल है, एक हायर, एक ग्रेटर गोल। और किंग सोचते हैं ग्रेटर गोल वो क्या है। और किंग को लगता है कि रेमंड का मतलब ये है कि वो बस अपने पेशेंट्स को ट्रीट करना चाहता है, वही उसका हायर गोल है। और किंग का असिस्टेंट सोचने लग जाता है यार मुझे कभी नहीं लगा था कि एक इलिजिटिमेट चाइल्ड जिसे इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया गया था वो बड़ा होने के बाद इतना इनक्रेडिबल इंसान बन सकता है। और वो सोचते कि यार हिज मैजेस्टी द किंग क्या सोच रहे होंगे, क्या वो इस पर प्राउड फील कर रहे होंगे। और किंग ये जवाब सुनने के बाद कहता है कि अच्छा ठीक है। और उसके बाद उनके असिस्टेंट उससे पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, क्या आप अब ठीक हैं। और किंग कहते हैं कि हाँ मुझे काफी अच्छा लग रहा है, अब हमारा वापस जाने का टाइम हो चुका है। लेकिन वो कहता है कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। और ये सुनकर रेमंड अंदर ही अंदर बस टूट जाता है, लेकिन बाहर से वो एक बहुत ही ऑकवर्ड स्माइल शो करता है। लेकिन उसके बाद किंग उसे वो अंगूठी देता है और कहता है कि मैं अभी तुम्हें ये दे रहा हूँ, तुम इसे बेचकर अपना कैश ले सकते हो। और रेमंड वो देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो महंगी लग रही है। और वो जाते वक्त कहते हैं कि ये एक पर्ल है जो कि मरमेड की टीयर से बना होता है, इसे बेचकर तुम कम से कम 10,000 पेना रिकवर कर सकते हो। और जाते वक्त किंग कहता है कि मुझे लगता है कि सिर्फ ये पेमेंट करने के लिए काफी नहीं होगा। और रेमंड कहता है कि क्या मतलब है। और किंग जाते जाते कहता है कि मैं बाद में दोबारा जरूर आऊंगा। और बाहर निकलते वक्त किंग अपने असिस्टेंट से बात करता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पर वापस आऊंगा तो ये क्लिनिक कैसा दिख रहा होगा। अब अंदर रेमंड हैरान होता है कि देखने जैसा क्या है, जब वो वापस आएंगे तब भी ऐसा ही होगा। लेकिन खैर छोड़ो, आज मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। और वो हैंसन को कहता है कि आज भी हम मीट खाएंगे, और वो बहुत खुश हो जाता है। और जाते वक्त उनका असिस्टेंट कहता है कि आपने यहाँ पर तीनों प्रिंस को भेजा था, लेकिन उनमें से कोई भी इस एरिया को स्टेबलाइज नहीं कर पाया था, लेकिन आपके इलिजिटिमेट चाइल्ड 4th प्रिंस शैडो प्रिंस ने वो कर दिखाया है। और किंग आगे चलते वक्त कहता है कि अब गद्दार को ढूंढने की बारी आ गई है। और
और वो असिस्टेंट कहता है कि माफ कीजिएगा लेकिन क्या, और किंग कहता है कि वो गद्दार जिसने असैसिनेशन को अंजाम दिया था, हायर किया था और तो हमारी इंफॉर्मेशन लीक की थी, क्योंकि इन सबको क्लियरली पता था कि मुझे कहां पर ढूंढना है। इसका मतलब ये है कि हमारे कैसल में एक इन्फॉर्मेंट है और उस असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि जल्दी से उस इन्फॉर्मेंट को ढूंढो, और वो समझ जाता है कि अब पूरी रॉयल फैमिली में खून खराबा होने वाला है। और इसके बाद हमें रियल विलेन दिखाया जाता जो कहता है कि मैंने सोचा था कि वो 3 वाइट स्नेक पॉइजन यूज कर रहा है, तो बच कैसे गया, कम से कम उसका एक हाथ या पैर तो जाना चाहिए था। लेकिन फिर वो उसके बाद कहते हैं यार कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी बहुत सारे मौके होंगे, और उसके बाद एक डैगर को अपनी टेबल पर गाड़ देता है। लेकिन उसके बाद वो किसी इंसान से बात करता है कि वो उसे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ, उसे कोई तो साइड इफेक्ट होना चाहिए था। क्या वहां पर बे रीजन में इतना कॉम्पिटेंट हीलर था, और अगर वहां पर कोई बहुत ही पावरफुल हीलर है तो वो हमारे फ्यूचर प्लान्स को बर्बाद कर सकता। और उस ग्लोब में से जो उससे बात कर रहा था वो कहता है कि क्या मुझे वहां पर जाकर हीलर को हटाना होगा, लेकिन ये मेन विलन कहता है कि अरे नहीं, अभी के लिए छोड़ दो, बाद में देखते हैं। और वैसे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा अगला प्लान इतना ताकतवर है कि उसे रोका नहीं जा सकता। फिर चाहे वो टैलेंटेड हीलर हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस आदमी को कहता है कि मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ तो फेल मत होना। वो यस सर कहकर वहां से चला जाता है, और उसके बाद वो एक ग्लास उठाता और कहता है कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ह्यूस्टन किंगडम इस पूरे कॉन्टिनेंट पर राज करेगा।